लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस तस्वीर से करना चाहते हैं, क्योंकि यह तस्वीर ईरान युद्ध में हार और जीत का नतीजा बता रही है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वर्चुअली एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो दुनिया की नजर सिर्फ इस दस्तावेज पर नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह तस्वीर थी, जो कैमरे के फ्रेम में एक अलग ही कहानी को बयां कर रही थी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के पीछे दीवार पर लगी ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका बार बार ये दम भर रहा था ना कि वो ईरान पर रिजीम चेंज के लिए अटैक कर रहा है, लेकिन क्या वो हो पाया? तो देखिए इस तस्वीर को। इसमें इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रुहुल्लाह ख़ामेनी, पूर्व सुप्रीम लीडर अली अयतुल्लाह ख़ामेनी और वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी नजर आ रहे थे। और यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि अयतुल्लाह ख़ामेनी की मौत को बताया। वॉशिंगटन डीसी के लिए यह डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी, यानी नेतृत्व को खत्म करके प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ देना। लेकिन ईरान ने उसी क्षण कैमरे के जरिए एक अलग कहानी सुनाई। ईरान इस तस्वीर के जरिए कह रहा था कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन उस विचार को नहीं मार सके जिसने 1979 की 1979 की इस्लामी क्रांति को जन्म दिया था। इसमें रुहुल्लाह ख़ामेनी की तस्वीर इस्लामी क्रांति का प्रतीक थी। अयतुल्लाह ख़ामेनी की तस्वीर प्रतिरोध की निरंतरता का प्रतीक थी। और मुज्तबा ख़ामेनी की तस्वीर यह बता रही थी कि सत्ता और विचारधारा दोनों का उत्तराधिकारी अब भी जारी है, जिंदा है, और रिजीम चेंज का सपना धूमिल हो गया। युद्धों में हमेशा यह सवाल कहा जाता है कि जीत किसकी हुई? क्या कोई जीतता है, कोई हारता है? उसकी जिसने ज्यादा बम गिराए उसकी जीत हुई, या उसकी जीत हुई जिसने अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल किया? अमेरिका ने सैन्य स्तर पर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, उसके परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ढांचे, नेतृत्व को निशाना बनाया। लेकिन अंततः उसे उसी ईरानी राज्य के साथ समझौते की मेज पर बैठना पड़ा जिसे वह झुकाना चाहता था। और यही कारण है कि ईरान के लिए यह दीवार सिर्फ तस्वीरों की दीवार नहीं थी, बल्कि यह एक घोषणा थी। ऐसी घोषणा जिसमें ईरान यह बता रहा था कि इस युद्ध को उसने जीत लिया है और नैतिक रूप से खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को झुका दिया है। देखिए। Yes. Bravo. We'll keep the pen with it. Yeah. We'll keep the other pen. We can Which way do you the other want? side. Good job. Thank you, everybody. Great job. Bravo. हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इंसान के मुंह से निकली बात भविष्य की आहट बन जाती है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वैसे एक मशहूर इंटरव्यू है डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब का इंटरव्यू बता रही हूं। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर वो एक बिल्डर नहीं होते तो क्या होते। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो दिन भी आया। उनके इस इंटरव्यू को विश्व में कई लोगों ने देखा, समझा, बार बार वो वायरल भी होता है। जो उन्होंने एक वक्त पर कहा था वो सच हुआ। लेकिन अब देखिए, आज से 6 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को एक्स पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज 6 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास ने जैसे उसी वाक्य को फिर से जीवित कर दिया। आज जिस आपसी समझ के दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए, उसकी 14 शर्तों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर इस युद्ध को आसानी से जीत गया। ईरान ने न सिर्फ अपनी ज्यादातर मांगे मनवा ली हैं, बल्कि समझौते में यह शर्त भी शामिल रही कि ईरान के लिए $300 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा। और यह बात जब बाहर आई तो इस पर खूब सवाल उठे। एक पत्रकार ने तो फ्रांस में राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल पूछ लिया कि वो कौन सा ज्ञानी पुरुष है जिसने साल 2020 में ही कह दिया था कि ईरान युद्ध हारता है और बातचीत में वो जीत जाता है।
और जानते हैं, ये पूछने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को याद ही नहीं था कि ये बात 6 साल पहले उन्होंने खुद ही लिखी थी। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट से कि कौन था, तो उन्होंने बोला महाशय आप ही थे। सुनिए। A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal Well, is a look, win? here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede, we totally give up. This war is over, we have failed. The New York Times and CNN and a couple of others, they're not all that dishonest, they'd say, Iran had a great victory, okay? अब आप ये देखिए कि इस डील से ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और दुनिया को क्या मिला। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने देखा ही, उस सवाल में वो फंस गए। तो ईरान, उसे अब अपना कच्चा तेल बेचने की खुली छूट होगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा, यानी ये युद्ध हुआ और जो बैन पहले से भी लगे हुए थे वो बैन अब अमेरिका हटा रहा है। फायदा किसको? एडवांटेज ईरान। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ईरान को अपना कच्चा तेल चोरी छिपे या सिर्फ चाइना को नहीं बेचना होगा, वो अब किसी को भी बेच सकता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान में दुनिया की बड़ी कंपनियां निवेश कर पाएंगी और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा। एडवांटेज ईरान। तीसरा, विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा। एडवांटेज ईरान। पूरी दुनिया में ईरान के पास ऐसी $100 बिलियन की संपत्ति है जिसे उसने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ये सारी संपत्ति अभी तक फ्रीज कर चुका था, फ्रोजन एसेट्स में उसे तब्दील कर दिया था। फ्रोजन एसेट्स का मतलब होता है जो पैसा, जो संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन अब इस डील के बाद ईरान को उसका ये फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। चौथा, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन का फंड बनाया जाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। और पांचवा, अमेरिका ईरान को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद ना करे। कम से कम अगले 60 दिनों तक ईरान पर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इजराइल अभी लेबनान में हिजबुल्ला से ही लड़ रहा है, जो उसका प्रॉक्सी संगठन है। इसके अलावा इस डील के तहत अमेरिका ने अपने नेवल ब्लॉकेड को हॉर्मूज के पास से हटाने का फैसला किया है, जिसके लिए 30 दिन का वक्त निर्धारित हुआ। एडवांटेज ईरान। अब यह देखिए कि अमेरिका को क्या मिला। पहला, हॉर्मूज खुलने से वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने से अमेरिका में लोगों की नाराजगी कम होगी। हालांकि एक बार फिर से याद दिला दें आपको भी और अमेरिका को भी कि यह हॉर्मूज पहले खुला हुआ था, युद्ध के पहले खुला हुआ था, युद्ध की वजह से बंद हुआ और अब खुलने पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जीत है। दूसरा, अगले 60 दिनों में ईरान अमेरिका को यह गारंटी देगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। एडवांटेज अमेरिका। तीसरा, ईरान को अपने यूरेनियम को डाइल्यूट करना होगा जिससे वो इस यूरेनियम से परमाणु हथियार ना बना पाए। चौथा, राष्ट्रपति ट्रंप इस डील को यह कहते हुए अपनी राजनीतिक जीत बता सकते हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, शांति स्थापित की। और पांचवा, इससे अमेरिका को ऐसा नया परमाणु समझौता बनाने का मौका मिलेगा जिसे वो 2015 के समझौते से बेहतर बना सकता है और ज्यादा सख्त बना सकता है। ये 2015 का वही समझौता है जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था और जिसे 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द कर दिया था। अब ये देखिए कि दुनिया को क्या मिला। तो पहला, हॉर्मूज को उसी स्वरूप में खोला जाएगा जिस स्वरूप में यह युद्ध से पहले था। दूसरा, इससे दुनिया के लिए तेल और गैस का संकट कम होगा, खासकर भारत का जो 35 से 40% तेल हॉर्मूज से आता था, उसमें अब कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सप्लाई चेन्स वापस से नहीं शुरू होते हैं। तीसरा, हॉर्मूज में अगर 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होती है तो इससे वैश्विक महंगाई का दबाव कम हो सकता है और इसके आपके लिए भी
यह जरूरी है। भारत में थोक महंगाई दर मई महीने में 9.68% रही, जो युद्ध से पहले 2.1% थी। और चौथा, इससे हॉर्मूज में नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जहाजों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। अब ये देखिए कि इस डील को लेकर खतरे क्या क्या है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है, जिसके कारण आशंका ये है कि अगर लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी रहती है तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा खतरा यह है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था ना, ये युद्ध लड़ रहे थे। अब इसकी वजह से इजराइल के कई नेता आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर इस एमओयू पर खतरा है। तीसरा खतरा यह है कि इस डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गहरे मतभेद दिख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है, जिससे इस एमओयू को खतरा हो सकता है। और चौथा खतरा यह है कि अभी फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कानूनी रूप से अगर आप देखिए तो बाध्यकारी होता ही नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक परमाणु समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है।